Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you to lecture number 28 of this series. I hope you must have had a wonderful weekend and all your near and dear ones are having a great time of their life. Well, dear students, I would like to remind you that we completed first 3 poems from book 3 during our first term syllabus coverage. Today we are going to take up poem number 4. The title of the poem is "Oh, Where Are You Going?" written by W.H. Auden. Our focus is going to remain on the vocabulary or word synonyms, then the reference, context and the explanation. You must also recall to your mind the scheme of paper that I shared with you in the very first lecture, and you must come to light that this question carries 5 marks. There are 20 poems in your syllabus, and out of those 20 poems any of the lines could be given for reference to context and explanation. So you must always remain on your guards while you take up this portion of poems from book 3. Let's move on to the next slide, which will give you the text of the poem. Well, dear students, this slide comprises of the text of the poem. As you can see, the title of the poem is "Oh, Where Are You Going?" Let me tell you that the title itself is very, very important in the context of the whole poem. It is written by W.H. Auden. Let's go through the poem first. "Oh, where are you going?" said reader to the writer. "That valley is fatal when furnaces burn. Yonder is the midden whose odor will madden. That gap is the grave where the tall return." मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि "Oh, where are you going?" टाइटल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है पोएम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से. फिर आपको दूसरी चीज़ ये समझनी है कि रीडर और राइडर कौन है. ये 2 इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्ट कर रहे हैं पोएम में और 2 मुख्तलिफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ये पोएम बज़ाहिर तो ऑन फेस वैल्यू बहुत आसान लगती है, लेकिन ये पूरी पोएम सिंबलिज्म से भरी हुई है. हर वर्ड जो है वो सिंबॉलिकल मीनिंग रखता है, सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, इसलिए आपको हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी. दैट वैली इज़ फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न. इसका मतलब ये है कि द वैली वेयर द रीडर इज़ ट्राइंग टू रीच इज़ फुल ऑफ गार्बेज एंड रबिश विच प्रोड्यूसेस अ स्टिंकिंग स्मेल. यंडर एक स्लैंग वर्ड है, देर के लिए, THERE, देर के लिए यूज़ होता है. इज़ द मिडन. मिडन जो है आप अगली स्लाइड में देखेंगे सिनोनिम्स की कि गार्बेज को कहते हैं, ट्रैश को कहते हैं. Whose odor will madden? It produces such a stinking smell that it will make you crazy. That gap बजाय बहुत सिंपल सा वर्ड है. 2 डिस्टेंस के दरमियान जो फासला होता है उसको गैप कहा जाता है. 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको गैप कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर इसकी सिंबॉलिक मीनिंग है. गैप से मतलब है वैली, डेस्टिनेशन. इज द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न. टॉल बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है. टॉल से मतलब लैंकी नहीं, हाइटेड पर्सन नहीं. टॉल से मुराद ब्रेव, करेजियस पीपल है, कि वो वादी जहाँ पर रीडर पहुँचने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही पुरखतर इलाका है और यहाँ वहाँ से सिर्फ बहुत ही थोड़े लोग वापस आने के काबिल हुए हैं जो कि बहुत ब्रेव, करेजियस और बोल्ड हैं. एंड ओ डू यू इमेजिन सेड फेयर टू द फेयर. अब इस स्टेंजा में दोनों के नाम
तब्दील हो गए हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट उसी दो अप्रोचेस को कर रहे हैं जो कि राइडर और रीडर के तौर पर कर रहे थे। द डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं उसको आप पहुंचते पहुंचते आपके को शाम पड़ जाएगी। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर, अगरचे आप शक्ल से लगते हैं कि बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, केयरफुल हैं, लैकिंग योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रैंड, लेकिन आपकी अपीयरेंस से ये भी मालूम होता है कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास नॉलेज की कमी है जो कि आपको बताए कि आपको नुकसान कौन सी चीज़ें पहुंचा सकती हैं और फ़ायदा कौन सी चीज़ें पहुंचा सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि लिटरेचर में ग्रेनाइट और ग्रास दो अपोजिट सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं। ग्रेनाइट एक पत्थर का नाम है जो जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, और ग्रास एक सॉफ्ट चीज़ है, प्लेजेंट चीज़ है जिसकी आंखों के लिए बड़ी अपील होती है। तो ग्रास एक्चुअली स्टैंड्स फॉर समथिंग गुड, वेयर एज ग्रेनाइट स्टैंड्स फॉर समथिंग हार्मफुल। कि वो कहते हैं कि जो राइडर है वो उसके पास ना तो इतना नॉलेज है ना ही इतना एक्सपीरियंस है कि वो फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में फ़र्क कर सके, क्योंकि वो फ़र्क नहीं कर सकेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो वहाँ पर सरवाइव भी कर सके। अब हम तीसरे स्टेंजा की तरफ जाएंगे और ये हमारा आज का आखिरी स्टेंजा है। जो लास्ट स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सैड हॉरर टू द हेयर। अगेन इन दिस स्टेंजा they have assumed different names as horror and hearer, but they continue to represent the same two approaches, active and passive approaches towards life. इसमें वो जो रीडर है वो जो डिग्री ऑफ थ्रेट है उसको इंक्रीज करता है। वो कहते हैं, उसको बताता है कि तुम्हारे पीछे कोई एक बड़े मिस्टीरियस सी फिगर है जो तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, और एक बड़ा अननोन सा परिंदा है जो तुम्हें चेज कर रहा है, और जब इनको मौका मिलेगा वो तुम्हें अटैक कर सकते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, और ये तुम्हारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और तुम्हें उनकी होने का एहसास भी नहीं है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज। देन ही पॉइंट्स टू अ स्पॉट ऑन द स्किन ऑफ द राइडर which actually points out a serious disease that he may be suffering from. Dear students, this is a very important poem and it carries different words that has symbolic meaning. Anyhow, you need to write this vocabulary down in your neat registers and also memorize it. Without at least knowing the meaning of the vocabulary, it will be difficult to understand the poem. So the first word here is fatal. Fatal is an adjective. Its synonymous words are deadly, lethal, destructive or harmful. Next word is midden. Midden एक slang word है, obsolete word है, पुरानी इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, अब भी इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक noun है। Its equivalent words are garbage, trash, filth or waste. Next word is odor, which is a noun. Its equivalent words are smell, stink, stench or pong. Odor जो है वो smell के लिए होता है, scent के लिए यूज़ किया जाता है, perfume के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस particular reference में ये stinking smell के तौर पर बदबू के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। Madden, madden verb है, mad, मैड की थर्ड फॉर्म है। इन्फ्यूरिएट, एनरेज, ड्राइव समवन मैड और इरिटेट। टू मेक समबॉडी क्रेजी। गैप, गैप मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि बज़ाहिर एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो कि यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको गैप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन, गैप से मुराद है डेस्टिनेशन, juncture, valley or point where the rider tries to reach. Tall, tall आप सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है heighted person, ऊंचे कद का आदमी, लेकिन यहाँ पर ये इसकी symbolic significance है tall से। tall यहाँ पर मुराद है brave individual, bold individual, courageous और strong individual. Dusk, dusk noun है, ट्वाइलाइट को कहते हैं, सनसेट को कहते हैं, इवनिंग को कहते हैं। सूरज गुरूब होने के वक्त जो सुर्खी होती है आसमान पर उसके लिए डस्क
का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. Diligent is an important word which is an adjective. Its synonymous words are hardworking, industrious, careful, assiduous, honest और cautious. ये इसके synonymous words हैं. पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. Swiftly adverb है. Its synonymous words are quickly, speedily, rapidly, fast. Well, gentlemen, you are please required to note this vocabulary down in your neat registers and memorize their meanings. Well, dear students, this is a very important slide. Rather, all the following slides are very, very important because they carry the reference, context and explanation of the given stanzas. You are supposed to write all these things in your neat register. They are a sort of notes for you where you will prepare when the exam is just around the corner. This is how you are going to write the reference. Let me explain first that without writing the reference correctly, you cannot expect to get any of the marks in this question. This question carries 5 marks. 1 mark is reserved for correct reference. If your reference is incorrect, you are not going to get the remaining marks in this question. This is how you are going to write the reference. These lines have been taken from the poem Oh Where Are You Going, written by W.H. Auden. आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें मेंशन करनी है और ये सेंटेंस की सूरत में आप लिखेंगे. एक आप पोएम का नाम लिखेंगे करेक्ट और दूसरा पोएट का नाम. और दोनों में से कोई भी चीज़ गलत हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो सकता है. देन कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का भी 1 नंबर है. कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरी पोएम को सम अप करना होता है कि एक्चुअली पोएम में क्या कहा गया है. उसमें आपने गिवन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं करना. The poem is a dialogue between 2 imaginary characters which assume different names in each stanza and represent the passive and practical approaches in life. A man who is determined to face all the challenges is not deterred by any threats because he is aware that success does not come without a price. On the contrary, a man does not believe in action, tries to shake a resolute traveler from his resolve to embark upon a journey of success. Well, this is the context of the poem. Let me also tell you here that reference and context are going to remain the same for each stanza of the poem. अगर poem 10 stanzas पर मुश्तमिल है तब भी जो पहले stanza के लिए reference और context होगा वो बाकी remaining 9 stanzas के लिए भी वही reference और context होगा. इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी. Explanation बहरहाल आप given lines की करेंगे. Now we move on to the explanation which carries 3 marks. In these lines, the reader and the writer are personified as passive and practical forces in life. The reader who has confined himself within the 4 walls of his study warns the writer, a representative of the practical approach towards life, of different hazards he may have to experience if he continues with his journey to his destination. The degree of threat is mild to begin with. The reader tells him that the valley is full of heaps of stinking rubbish that will make him go mad. He tries to scare him of the potential threat to his existence over there because a very few people with extraordinary courage have been able to come back from that point. Well, gentlemen, आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को इसी तरह 3 हेडिंग्स के अंडर लिखना है और अपनी नीट इंग्लिश कॉपीज और रजिस्टर में आप ये लिखेंगे और इनको प्रिजर्व रखेंगे. Well, dear students, on this slide I have given you the explanation of stanza number 2. As I told you earlier, that reference and context are going to remain the same for the entire poem. Therefore, I have not written the reference and the context here in this slide. I would begin with explanation. You know that in explanation you have to confine yourself to the given lines.
In this stanza, the same two characters have now assumed the names of fearer and the farer, representing sluggish and active approaches towards life. The fearer admits that the farer may be careful and industrious, but he appears to be inexperienced to make a distinction between the forces of evil and the forces of good. His lack of knowledge and experience may cause him serious damage. Granite has been used as a symbol of evil forces, and grass represents the forces of good. And this is the explanation of stanza number 2. Let me also make this clear that you do not need to stretch the explanation too far, because the more you write, there are more chances that you are going to make unnecessary mistakes. Therefore, keep short, brief, and to the point. Don't try to drag the explanation too far or stretch it too far, because there will be chances that you will be making mistakes. Therefore, remain pertinent and to the point. Dear students, this is the last slide of our today's lecture. In this slide, I have given you the explanation of stanza number 3. Reference and context will remain unchanged. So let's begin with the explanation. In this stanza, the reader and the writer have taken the role of the horror and the hearer. They symbolize the same two approaches of action and inactivity. The horror, who is full of fear himself, enhances the degree of threat to the survival of the hearer. The horror tries to intimidate the hearer by indicating a mysterious bird and an imaginary ghost trying to chase him in order to inflict him serious damage. When he finds the hearer adamant on his resolve, the horror points to a spot on his skin which could be a symptom of a serious disease that the rider may be suffering from. Well, gentlemen, and this was the explanation of stanza number 3. Let me tell you that till stanza number 3 only the reader was trying to assert himself. Now you will have the response of the rider in the last and final stanza, which actually is the essence of the entire poem. We are going to discuss the final stanza in our tomorrow's lecture, along with exercise and short answers. I would once again at the end request you to please write all these things down in your neat English registers and copies, because they are your notes, and whenever you feel necessary you can take help from these notes. With that, I am signing off with all the good wishes from my side. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.